गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं पुष्पा मैम हिंदी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने। तो नेक्स्ट हम करते हैं वर्णों का जो हमारा उच्चारण स्थान है। वर्णों का उच्चारण स्थान अर्थात कौन सा वर्ण किस भाग से बोला जाता है, कहाँ से। इसमें आपके स्वर और व्यंजन सभी का उच्चारण स्थान साथ में आएगा। तो वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे कंठ की। कंठ अर्थात कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे। तो इसका एक सूत्र है हमारे पास, कंठों में आक विकार है। कंठ का जो सूत्र है वो है कंठों में आक विकार है। इस एक सूत्र से आपके सभी वर्ण निकलेंगे। तो सबसे पहले कंठों से, तो ये कंठ की बात कर रहा है। उसके बाद ध्यान रखिए इसने लिखा है आ। अब इस आ से आपको क्या करना है, जो इसका छोटा भाई यानी कि ए है, इसको साथ में लेना है। अर्थात बड़ा लिखा है तो छोटे को साथ में लिखेगा, यदि छोटा लिखा होगा तो बड़े को साथ में लिखेगा। यानी कि दोनों जो भाई हैं वो कंठ से ही बोले जाएंगे, अ आ। उसके बाद हमने लिखा है क। क से ये बात करता है कै वाली पूरी लाइन की, यानी कि क ख ग घ और अंगह, कै का पूरा वर्ग। उसके बाद लिखा है वी। तो वी से वै नहीं है, ध्यान रखना। वी से ये बात करता है विसर्ग की, जो हमने अयोगवाह वर्ण में पढ़ा था। और उसके बाद इसने लिखा है, तो है से आ जाएगा ह। अ आ कै की पूरी लाइन, यानी कि कै वर्ग पूरा, विसर्ग और है। ये जितने भी वर्ण हैं ये बोले जाते हैं हमारे कंठ से। अब इनकी जो ध्वनि कहलाती है ये होती है कंठ्य। प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा नहीं है। तो नहीं के लिए आपको ये सूत्र लगाना है। सूत्र लगाने के बाद ये आपके पास वर्ण निकलेंगे। इसके अलावा जो भी वर्ण होगा वो हमारी कंठ्य ध्वनि नहीं होगी। अब इसके अंदर एक चीज है, ये जो हमारा है और विसर्ग, हालांकि दोनों का उच्चारण एक ही है। जब भी हम लिखते हैं प्रातः, तो जब हम यहाँ आते हैं तो इसका उच्चारण है के अकॉर्डिंग करते हैं प्रातः। प्रात नहीं बोलते, इसे प्रातः बोलते हैं। यानी कि विसर्ग और है का जो उच्चारण है वो दोनों का सेम है। हमारे जो विद्वान हुए हिंदी के, उन्होंने इस विसर्ग और है को कांकल्य वर्ण माना। यानी कि हमारा जो कंठ से थोड़ा सा नीचे का भाग है वो है कांकल्य। तो ये जो दोनों वर्ण बोले जाते हैं वो कंठ के थोड़ा सा नीचे के भाग से बोले जाते हैं, जिसे हम कांकल्य बोलते हैं। इसलिए विसर्ग और है को हमारे जो विद्वान थे उन्होंने कांकल्य वर्ण माना। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट में इस बात को आप याद रखिए। ये हमारा 1 नंबर था कंठ। 2 नंबर पर हमारे पास जो आता है वो आता है तालु। तालु जिसे हम तालव्य बोलते हैं। तालु का जो सूत्र है वो होता है इच यश। इच यश, ये सूत्र बहुत काम की चीज है, आपको ऑप्शन के लिए काम आएंगे। तालु का सूत्र है इच यश। अब इच यश से हम वर्ण निकालेंगे। सबसे पहले देखिए छोटी। छोटी क्या करेगी, बड़ी को साथ में ले लेगी। कंठ में आ बड़ा था तो इसने ए को साथ में लिया था। तालु के अंदर ई छोटी, तो बड़ी को साथ में ले लेगी। यानी कि दोनों जो समवर्ण होते हैं एक ही जाति के एक साथ में आएंगे, ई। उसके बाद लिखा हुआ है च, अर्थात च की पूरी लाइन, च छ ज ज ञ, च वाली पूरी लाइन इसमें आ गई। उसके बाद लिखा हुआ है य, तो य से बात करेंगे य की। उसके बाद श। अब देखिए ऊष्म वर्ण सबसे पहला, जो कि कहाँ से बोला जा रहा है, तालु से। इसका मतलब फर्स्ट नंबर श कौन सा है, तालव्य श। इनकी जो ध्वनि है वो कहलाती है तालव्य। अब प्रश्न यही पूछा जाता है निम्न में से तालव्य वर्ण नहीं है। तो नहीं के लिए एक ही सूत्र लगाओ, आपके ऑप्शन निकल जाएंगे। ये था हमारा सेकंड तालु।
अब थर्ड नंबर पर हम करते हैं थर्ड नंबर है हमारे पास मूर्धा। अब मूर्धा का जो सूत्र है वो है रिट रश। मूर्धा जिसे हम मूर्धन्य बोलते हैं, इसका जो सूत्र है वो है रिट रश, यानी कि सबसे पहला री, उसके बाद ट वाली लाइन ट ठ ड ढ और अणा, उसके बाद र लिखा हुआ है तो रे और उसके बाद श। ये हमारा सेकंड नंबर का श जो कि बोला जाता है मूर्धा से। मूर्धा का सूत्र है रिट रश। रिट रश यानी कि री टक वर्ग पूरा, उसके बाद र और श, इनकी जो ध्वनि है वो कहलाती है मूर्धन्य। बहुत बार पूछा हुआ है री का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से बोली जाती है। नेक्स्ट 4 नंबर पर हमारे पास आता है दंत, यानी कि हमारे जो दांत हैं उनकी बात करेगा। इसका सूत्र है तुलसी। तुलसी दांत का जो सूत्र है बिल्कुल सरल है तुलसी। अब तुलसी से देखिए वर्ण निकालते हैं। त वर्ग, सबसे पहले त ही लिखा हुआ है तो त वर्ग, उसके बाद ल लिखा हुआ है तो ल, और उसके बाद लिखा हुआ है स तो स। 3 नंबर का स हमारे पास आ चुका है। ये हमारा सीक्वेंस था श श स। अब ये जो तय वर्ग ल और स, ये तो है हमारे दंत से बोले जाने वाले, लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना न, स और ल, ये 3 जो वर्ण हैं इन्हें बोलने पर दांत के साथ साथ मसूड़े का प्रयोग होता है, इसलिए इन तीनों वर्णों को नाम दिया जाता है वत्सर्य। वत्सर्य वर्ण, इस वत्सर्य का अर्थ ही मसूड़ा होता है, इसलिए आधुनिक विद्वानों ने इसे नाम दिया न, स और ल को वत्सर्य वर्ण। इनकी ध्वनि पूछी जाए तो होती है दंत्य। ये था हमारा चौथा दांत। इसके बाद चलते हैं ओष्ठ। नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि होठ। होठ का छोटा सा सूत्र है उपु। अब उपु में हम निकालें वर्ण तो सबसे पहले उ और उ, फिर से दोनों ही भाई साथ में आ गए। उसके बाद लिखा हुआ है प, तो प से प फ ब भ म, यानी कि प वर्ग पूरा। इनकी ध्वनि कहलाती है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य ये था हमारा 5वां ओष्ठ, यानी कि उपु, उपु से उ और प वर्ग पूरा, इनकी ध्वनि है ओष्ठ्य। अब यहाँ तक जो हमने ये चीज की थी, इसके अंदर हमारे नासिक्य वर्ण जुड़े हुए थे, तो 6 नंबर पर हम ये कह सकते हैं नासिक्य वर्ण। अब ये नासिक्य वर्ण क्या होते हैं? जो नाक से बोले जाते हैं, यानी कि नासिक्य से हमें अर्थ पता चल रहा है नाक से बोले जाने वाले। नाक से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। पंचम वर्ण अर्थात प्रत्येक जो हमारा वर्ग है, जो हमारे 5 वर्ग हैं, उसका अंतिम जो वर्ण होता है अर्थात 5वां वर्ण, वो हमेशा नाक से बोला जाता है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा अंगः, उसके बाद इञ, उसके बाद अणै, उसके बाद न, उसके बाद म। अब एक चीज इसके अंदर और ध्यान रखना,
जो हमारा अनुस्वार था 7 नंबर, अनुस्वार जो हमने ए योग वाह में किया था, जो ऊपर ये बिंदी लग रही थी, ये हमारा क्या है, अनुस्वार। यदि आपसे पूछा जाए अनुस्वार का उच्चारण स्थान, तो ध्यान रखना इसका उच्चारण भी नासिका यानी कि नासिक से होता है, इसलिए ये भी हमारा कहलाता है नासिक्य वर्ण। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर पर आता है कंठ तालव्य। अभी तक तो हम कर रहे थे एक एक पार्ट से इनका उच्चारण स्थान, अब यहाँ से हमारे 2 पार्ट को मिलाकर होगा, यानी कि कंठ तालव्य अर्थात कंठ और तालु दोनों से मिलाकर। इसके लिए आपको किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, 2 ही वर्ण हैं, ए और आई, ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 9 नंबर दंतोष्ठ, अर्थात दांत और होठ दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर एक ही वर्ण बोला जाता है व, दंतोष्ठ, दांत और होठ बोलकर देखेंगे व, यानी कि दांत के साथ होठ मिलेंगे। और नेक्स्ट लास्ट हमारा 10 नंबर है कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर। इसके अंदर भी हमारे बचे हुए 2 ही वर्ण आते हैं और औ। ये था हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिए। यस गाइज, ये आपके लिए 5 प्रश्न, इनका आप 1 मिनट के अंदर आंसर दीजिए। यस गाइस, सबसे फर्स्ट प्रश्न है निम्न में से कंठ तालव्य वर्ण। तो कंठ तालव्य वर्ण हमारे पास ए और ए। अब सबसे पहले देखिए, ये जो ए है ये किससे मिलकर बनता है, अ और ई से। अब हमारे पास ये अ कहाँ से निकला था, हमने इसको किया था कंठ से, यानी कि सूत्र था कंठों में आक विकार है, आ के साथ हमने अ लिया था। उसके बाद जो हमारा ई है वो हमने बोला था तालु से, अर्थात इचयश। अब ये दोनों जो वर्ण है कंठ और तालु दोनों को मिलाकर बोले जाते हैं, इसलिए जब इनका उच्चारण स्थान चलेगा तो ये हमारा चलेगा कंठ और तालव्य से। नेक्स्ट, किस वर्ण के उच्चारण में जीभ तालु से नहीं टकराती, अर्थात ये कह रहा है तालव्य वर्ण। तो तालव्य वर्ण हमारे पास कौन से थे, तालव्य, अर्थात हम बात कर रहे हैं इचयश। अब ये कह रहा है नहीं टकराती, अर्थात नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ई हमारे सूत्र के अंदर आ रहा था, ई इसका मतलब ये है। उसके बाद ऊ, क्या हमारे सूत्र में ऊ है, नहीं है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो बी। नेक्स्ट, री का उच्चारण स्थान, री अर्थात हमारा जो है मूर्धा, जिसका सूत्र था रिट रश। तो इसका मतलब रिटरश के अंदर री का उच्चारण स्थान पूछा है तो सीधा सा हमारा उच्चारण स्थान है मूर्धा। नेक्स्ट, दंतोष्ठ अर्थात दांत और होठ दोनों को मिलाकर एक ही वर्ण बोला जाता है व। नेक्स्ट, ऊ का उच्चारण स्थान, ऊ अर्थात ऊ से याद रखना उपू। अब उपू किसका सूत्र था, ओष्ठ का। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ए,
ये थे आपके 5 प्रश्न। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हैं व्यंजनों के भेद। अब ये जो व्यंजनों के भेद हैं ये 3 प्रकार से चलेंगे। सबसे पहले चलेगा उच्चारण स्थान के आधार पर। अभी हमने पूरे वर्णों का उच्चारण स्थान किया, अब इसके अंदर जो हम उच्चारण स्थान करेंगे उसमें से कुछ व्यंजन बाहर निकलेंगे, कुछ इसी के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे कंपन के आधार पर, अर्थात हम ये कह सकते हैं घोष, जिसे हम सघोष भी कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास अघोष। ये हमारी है कंपन के आधार पर। उसके बाद हमारी श्वास वायु या प्राण वायु, अर्थात जो हम वायु छोड़ते और लेते हैं उसके आधार पर, ये भी 2 प्रकार से चलेगी, अल्प प्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले जो हमारी सारणी है वो उच्चारण के स्थान पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, उच्चारण के आधार पर। अब तक हमने जितना भी मैटर किया है ये उसी के अंदर का मैटर है। तो उच्चारण के आधार पर सबसे पहले हमारे पास आता है स्पर्श वर्ण। स्पर्श हमने पहले भी पढ़ा था, स्पर्श वर्ण, लेकिन यहाँ आने के बाद इस स्पर्श वर्ण में कुछ चेंजिंग होगी। पीछे हमने जो स्पर्श वर्ण पढ़े थे वो थे हमारे पास 25, लेकिन यहाँ तक आते आते इनकी संख्या रह जाती है 16। अब ये 16 क्यों रही? क्योंकि इन 25 के अंदर हमने 5 नासिक्य वर्ण जोड़ रखे थे, नासिक्य वर्ण, जो कि हमारे पास थे 5। ये नासिक्य वर्ण नाक से बोले जा रहे थे, इसलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन से अलग कर देंगे। तो 5 तो हमारे पास ये अलग हुए, हमारे पास यहाँ रह गए 20। अब इस 20 के अंदर से हमारे पास जो च वाली लाइन है, अर्थात च के 4 वर्ण, च, छ, ज, झ, ये जो हमारे पास 4 वर्ण हैं ये स्पर्शी तो हैं, बट स्पर्श करने के साथ साथ ये संघर्ष भी करते हैं मुख में, इसलिए इन चारों को हम स्पर्श और संघर्ष दोनों की संज्ञा दे सकते हैं, ओनली फॉर स्पर्श वर्ण नहीं कह सकते। इसलिए 4 ये हमारे पास कट गए। तो अब हमारे पास 25 में से 9 वर्ण कट चुके हैं, जो कि संख्या रह गई 16। तो अब हमारे पास स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है? 16। और ये प्रश्न पूछता है ये प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। यदि प्रश्न हो स्पर्श वर्णों की संख्या तो 25, और यदि प्रश्न लिखा हो प्रयत्न के आधार पर स्पर्श वर्ण तो हमारे पास ऑप्शन हमेशा कितना आएगा? 16। अब आपके सामने ये 16 वर्ण लिखती हूं मैं। देखिए, स्पर्श वर्ण प्रयत्न के आधार पर 16, जिसमें हमारे पास क की लाइन के सिर्फ 4, 5वां हमने यहां से निकाल दिया है क्योंकि नासिक्य वर्ण है। उसके बाद च की लाइन नहीं लिखनी, ट, ठ, ड, ढ, ये 4 वर्ण। उसके बाद त, थ, द, ध, उसके बाद है प, फ, ब, भ। अब इन चारों के हमारे पास 5वां वर्ण निकला हुआ है, प्लस हमारे पास च की लाइन के जो 4 वर्ण हैं स्टार्ट के वो निकले हुए हैं। अब हमारी प्रयत्न के आधार पर पूछे स्पर्श वर्ण तो हमारी संख्या है 16। नेक्स्ट 2 नंबर पर हमारे पास आता है संघर्षी वर्ण। अब ये संघर्षी वर्ण कौन से हैं? पीछे हमने ऊष्म वर्ण की बात की थी जिसके अंदर हमारे पास 4 वर्ण थे, वहां हमने इनका उपनाम दिया था संघर्षी वर्ण। वही 4 वर्ण हमारे कहलाते हैं संघर्षी वर्ण। ये हो गए श, श, स, ह। फर्स्ट पार्ट में था स्पर्श वर्ण, 16 संख्या है उनकी। 16 कौन कौन से हैं वो आपके सामने हैं।
नेक्स्ट 2 नंबर संघर्षी वर्ण, जो पीछे ऊष्म वर्ण थे उन्हीं का उपनाम था संघर्षी, जो कि प्रयत्न के आधार पर ये यहाँ आ चुके हैं 4। इसके बाद तीसरा हमारे पास आता है स्पर्शी और संघर्षी। अब ये कह रहा है स्पर्शी भी हैं और संघर्षी भी। अब स्पर्शी और संघर्षी वर्ण कौन से हैं? जो हमने च की लाइन के यहाँ 4 छोड़ दिए वो यहाँ आ जाएंगे, अर्थात च, छ, ज, झ। ये 4 भी क्या कहलाते हैं? स्पर्शी और संघर्षी। इसके बाद 4 नंबर पर हमारा आता है नासिक्य। नासिक्य वर्ण, जो नाक से बोले जा रहे थे यहाँ से हमने निकाल दिए। अब ये नासिक्य वर्ण प्रत्येक वर्ग का 5वां अंग य, अण, न, म। अब ध्यान रखिए, प्रयत्न के आधार पर अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आपको इसके बेस पर ऑप्शन में आंसर देना है। सबसे पहला स्पर्श वर्ण, संख्या पूछ ले 16 जो आपके सामने लिखे हुए हैं। सेकंड है संघर्षी वर्ण, ऊष्म वर्ण को ही संघर्षी कहते हैं, ध्यान रखना, श, श, स, ह। उसके बाद स्पर्शी और संघर्षी च, छ, ज, झ। नेक्स्ट है नासिक्य वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 5 नंबर पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक, सबसे पहले इसमें से प्रत्यय निकालते हैं। एक प्रत्यय है इसके अंदर और मूल शब्द पूछ ले तो पार्श्व। इस पार्श्व का अर्थ होता है बगल, अर्थात ऐसा वर्ण आएगा जिसे बोलने पर हमारे जो मुख के 2 अगल बगल होते हैं यहां से वायु बाहर निकलेगी। तो एक ही वर्ण है पार्श्विक में, ल। इस ल को बोलने पर मुख में से जो वायु है वो मुख के अगल और बगल से बाहर निकलती है, इसलिए इसे हम कहते हैं पार्श्विक वर्ण। नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर पर आता है प्रकंपित। प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित नाम से पता चल रहा है, प्रकंपित अर्थात कंपन करता है, यानी कि जिसको बोलने पर हमारी जो जीभ है वो कंपन करती है। वर्ण एक ही आता है इसके अंदर, र। इसे बोलने पर हमारी जीभ कंपन करती है। इसका एक और उपनाम है जो बहुत बार पूछा जाता है, इसे लुंठित। लुंठित वर्ण भी कहते हैं क्योंकि ये मुख से लुढ़कता हुआ सा बाहर निकलता है, इसलिए इसका उपनाम है लुंठित। नेक्स्ट 7 नंबर पर आता है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त वर्ण, मानक वर्णों में मैंने आपको 2 वर्ण बताए थे, ड, ढ, वो आएंगे इसमें उत्क्षिप्त वर्णों में। उत्क्षिप्त 2 ही वर्ण हैं, ड और ढ। इस उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, फेंका हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं उत्क्षिप्त वर्णों को बोलने पर यूं लगता है कि वो मुख से फेंके जाते हैं, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त वर्ण या फेंका हुआ वर्ण अर्थात इन्हें ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। अब इसके अंदर एक चीज समझने वाली है, ये जो डे ढे हैं ये अपने नीचे बिंदी लगाते हैं, लेकिन जो टे वाली लाइन के डे ढे होते हैं वो अपने नीचे बिंदी नहीं लगाते। अब ये डे ढे जो हैं ये बिंदी नहीं लगा रहे, बट ये बिंदी लगाते हैं। अब इनके बिंदी लगाने के बाद इनका जो उच्चारण है अडे, इन्हें बोलते हैं अडे और इसे बोलेंगे अढे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये बिंदु लगाने पर इनका उच्चारण चेंज हो रहा है, अडे और अडे। ये थे डे और ढे। अब इनका उच्चारण चेंज होने के कारण इन्होंने एक दूसरा गुण ले लिया, अर्थात हम कह सकते हैं इन्हें द्विगुणी भी कहा जाता है, द्विगुणी। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है उत्क्षिप्त वर्ण,
ताड़नजात वर्ण या फेंके हुए वर्ण अर्थात द्विगुणी वर्ण, इन चारों में से कोई भी नाम पूछा जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है संघर्षी हीन वर्ण। संघर्षी हीन अर्थात किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करेंगे। तो दो ही वर्ण ऐसे हैं, यह और वह, जो बोलने पर किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करते, इसलिए ही इन्हें अर्ध स्वर की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये थी हमारी उच्चारण के आधार पर सारणी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस गाइस, ये आपके सामने 5 प्रश्न, इसके लिए आपके पास 1 मिनट का समय है, आप जल्दी से इनके आंसर दीजिए। यस स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से संघर्षहीन वर्ण कौन सा नहीं है? अर्थात नहीं का ऑप्शन पूछा है। यह हमारा संघर्षहीन था, वह भी संघर्षहीन था, बट ये जो रे है हमारा लुंठित वर्ण है, इसलिए ये संघर्षहीन नहीं है। उसके बाद स्पर्शी और संघर्षी वर्ण कौन सा नहीं है? अर्थात स्पर्शी भी होना चाहिए और संघर्षी। तो इसके अंदर हमारे पास च, छ, ई, अर्थात हमारे पास जो ई है ये संघर्षहीन नहीं है, इसलिए इसे अलग की संज्ञा दी जाएगी। नेक्स्ट, नासिक्य वर्ण कौन सा नहीं है? तो नासिक्य वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पंचम। अब इसमें न भी नासिक्य है, ये भी नासिक्य है, बट जो च है ये नासिक्य नहीं है। नेक्स्ट है, ताड़न जात वर्ण कौन से हैं? ताड़न जात, जिसका उपनाम उत्क्षिप्त भी कह सकते हैं, द्विगुणी भी कह सकते हैं। अब ये ताड़न जात वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है? ढ दोनों हैं, इसका मतलब ट हमारा क्या है? ताड़न जात नहीं है। नेक्स्ट, लुंठित वर्ण, लुंठित अर्थात लुढ़कता हुआ, तो लुढ़कता हुआ हमारे पास था रे। ये थे आपके 5 प्रश्न, आपके इसमें से कितने सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।